Hello everyone, welcome to Practice Mock. Today we have Ashish with us. He has cracked IBPS PO and IBPS Clerk 2021, and right now he is working in Union Bank. Hi Ashish, how are you? Hello, ma'am. I am fine. How are you, ma'am? Okay, I'm good. Okay Ashish, so you have joined in July, right? तो कैसी चल रही है यस। वर्क लाइफ बैंक में? अभी तो ठीक चल रही है, मैम। कैसा है वर्क प्रेशर, कैसा है, कैसा फील हो रहा है बैंक में काम करके? एज एन ऑफिसर, मैम, अभी तो स्टेट से आउटसाइड पोस्ट किया तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ रहा है। अदरवाइज कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ है, मैम। एज एन ऑफिसर यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ वर्क एंड दैट, तो ठीक है, मैम। ओके, आप बोल रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेट, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे पोस्टिंग हुई है आपकी? मैम, बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, बट अभी मेरी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में है। ओके, सो आशीष, व्हेन डिड यू एग्जैक्टली स्टार्ट योर प्रिपरेशन? कि कब स्टार्ट किया? कब ग्रेजुएशन किया आपने और कब उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की? मैम, कोविड पीरियड में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा, दिसंबर 2020 में। जो जुलाई सेशन था वो दिसंबर तक एक्सटेंड हुआ। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन मैम नेक्स्ट ईयर 2021 में जुलाई में स्टार्ट की थी। ओके, तो इस टाइम पीरियड में क्या किया आफ्टर मैम, ग्रेजुएशन? आफ्टर ग्रेजुएशन भी मैम कोविड पीरियड जिस समय चल रहा था, तो वो डाउट में थे कि क्या चीज़ स्टार्ट करें, किस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, नहीं करें, तो फाइनलाइज वो जुलाई में हुआ कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो कैसे स्टार्ट किया सबसे पहले, मतलब कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अपनी कोचिंग करी या फिर ऑनलाइन ही? मैम, कोचिंग का तो दिमाग में आया नहीं, पर फर्स्ट ये ट्राई किया कि एक मॉक टेस्ट दिया, और मॉक टेस्ट में जो नंबर आए उस हिसाब से खुद को एनालाइज किया कि क्या क्या मुझे करना पड़ेगा आगे, क्या चीज़ मेरी ठीक है। जैसे चेक करना है इंग्लिश की बेसिक्स, मैथ की बेसिक्स और रीजनिंग के बेसिक्स की कुछ आता है कि नहीं आता, या कितना डेप्थ में जाके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से। तो उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट दिया, और उसमें फिर मेरे अप्रॉक्सीमेटली 15 या 20 नंबर आए मैम 100 में से। तो उस हिसाब से मैंने फिर ईच सब्जेक्ट को सेल्फ प्रिपरेशन के लिए प्लान किया। ओके, तो सेल्फ प्रिपरेशन अगर आपने जब स्टार्ट करी, आपने सपोज क्वांट स्टार्ट किया होगा स्क्रैच से, तो स्टार्टिंग में क्या किया, मतलब बुक से स्टार्ट किया या फिर आपने ऑनलाइन किसी टीचर को वो करा, क्या करा? मैम, मैंने जुलाई में जब स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो उस समय एग्जाम्स आने शुरू हो गए थे, फॉर्म सप्लाई होने शुरू हो गए थे, जैसे आरआरबी पीओ के, आरआरबी क्लर्क के, और फिर उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क भी आया था मैम, बट वो पोस्टपोन हो गया कुछ समय के लिए। तो उस समय मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं डेस्क्रिप्टिव सिलेबस के थ्रू होके जाऊं और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूं ऐसा। तो इसके लिए मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझना शुरू किया, और डायरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे जंप करना और उसको समझना, और टेस्ट अटेम्प्ट्स करना। इस प्रोसेस से मैंने स्टडी स्टार्ट की। ओके, तो बेसिकली आपने जो प्रिपरेशन करी है वो डायरेक्टली ही क्वेश्चन से करी है, कि आप मॉक्स या फिर टॉपिक वाइज से ही स्टार्ट करते थे? हाँ, यस मैम। ओके, तो रीजनिंग में भी आपका यही वो था कि डायरेक्ट पजल सॉल्व करना स्टार्ट किया, या क्या उसमें आपका रीजनिंग स्ट्रांग था पहले से ही, क्या रहा मैम, प्रोसीजर? स्ट्रांग तो नहीं था, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं पता होते हैं पहले कि क्या आएगा क्या नहीं हम्म। आएगा, बट वो धीरे धीरे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ मॉक टेस्ट से ही प्रिपेयर हो जाएगा, इसके लिए कोई अलग मटेरियल या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रीजनिंग के लिए किसी स्पेशल चीज पे को प्रेफर नहीं किया मैंने। ओके, रीजनिंग में जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट जो लगता है सबको, वो पजल्स लगता है, कि पजल्स और सिटिंग हाँ, यस अरेंजमेंट कैसे होंगे। तो आपकी कैसी कमांड थी पजल्स में, कैसे इम्प्रूव मैम। किया? एट द स्टार्टिंग मैम, जो नॉर्मल पजल्स प्रीलिम्स में आती है वो मेरी 15 या 20 मिनट्स में होती थी मैम, इवन इन द केस वो होती भी नहीं थी, कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता था। बट एट द लास्ट प्रैक्टिस करने से 1 मंथ एंड 1.5 मंथ में वो 5 मिनट्स तक आई मैम।
5 मिनट्स के बाद 2-3 एग्जाम अपीयर होने के बाद धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होते तो वो 2-2.5 मिनट्स इतने में हो जाती थी। तो ओके। प्रैक्टिस से रिड्यूस किया। और आपका वैसे अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था? क्वांट था, इंग्लिश था या फिर रीजनिंग था? मैम सारे सब्जेक्ट इक्वली आते थे, कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था। जैसे इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती थी। मैथ मैम बेसिकली जो आता है इसमें अरिथमेटिक बैकग्राउंड, तो उसमें वो 8th 9th का पढ़ रखा था मैंने। और थर्ड रीजनिंग जो आती वो बिल्कुल आउट ऑफ टच थी। तो सारे सब्जेक्ट पे इक्वली कमांड और इक्वली बेसिक था, और उस पे मुझे आगे बढ़ना था। तो बेसिकली आशीष, आपने जो प्रिपरेशन करी वो डायरेक्टली आपने मॉक्स देकर ही करी और टॉपिक टेस्ट से करी, तो क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज करे उसके लिए? मैम प्रीलिम्स में मैंने प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट दिया मैम पहले, और मेंस में भी मैंने प्रैक्टिस मॉक प्रेफर किया था मैम। बस। ओके। तो फिर आपने मेंस की प्रिपरेशन अलग से करी, क्योंकि सिंस आपने डायरेक्ट टेस्ट से ही अपनी प्रिपरेशन करी है कि आप जो क्वेश्चंस करते थे वहीं से आप सीखते थे और उसी पे नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते थे। तो मेंस के लिए फिर क्या यस मैम। डिफरेंट किया? मेंस के लिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेंस का तो एग्जाम ही कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, तो उस टाइम पे तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे क्वांट के सारे, या क्या स्ट्रेटेजी मैम रही मेंस आपकी? मैम मेंस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम आप 30 to 40% क्वेश्चंस वो हर अटेम्प्ट में नया ट्राई करते हैं मैम। नए न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं हर बार एग्जाम। तो उनके लिए तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है मैम कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो मैं टैकल करूंगा और सॉल्व कर ले जाऊंगा, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे होता है। बाकी जो जो भी क्वेश्चंस थे मैम वो प्रीलिम्स के एक्सटेंडेड फॉर्मेट थे। लाइक एज अरिथमेटिक जो भी सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, वो एक्सटेंडेड फॉर्मेट होता है मैम। डीआई का एक्सटेंडेड फॉर्मेट होता है, वो हम्म। उधर लंबी डीआई आती है, और पजल का भी एक्सटेंडेड फॉर्मेट होता है। तो उस पे प्रीलिम्स के जस्ट बाद मैम वो प्रैक्टिस करना मॉक टेस्ट से, तो वो इजी हो जाता है। ओके। और रीजनिंग में आपने क्या किया स्पेशल मेंस के लिए? मेंस की रीजनिंग के लिए सेम, एक तो जो लाइव टेस्ट आते थे मैम, लाइव टेस्ट हम्म। नहीं छोड़ता था, और जो छोटे छोटे फॉर्मेट्स की क्विज आती है लाइक टेक्स्ट बुक पे आती थी मैम, और हम्म। प्रैक्टिस मॉक पे सेक्शनल टेस्ट पड़े होते थे। हम्म। तो सेक्शनल टेस्ट पे ज्यादा फोकस करता था मैम। जैसे लाइक एज रीजनिंग में जब भी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते थे तो सेक्शनल टेस्ट देता था, तब तक देता था जब तक कि एनालाइज करने के बाद भी वो मार्क्स इंक्रीज ना हो जाते थे, या विद इन टाइम वो कंप्लीट नहीं हो जाता था, परसेंटाइल अब वो 85 नहीं आ जाता था। तो तब तक सेक्शनल पे रिलाई करता था मैं, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट पे शिफ्ट होता था। ओके आशीष, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप खुद से प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ आपको कोई क्वेश्चन मिला भी है, क्वेश्चन बैंक में मिला हो या मॉक में मिला हो, तो बहुत बार हम स्टक हो जाते हैं। आपको सॉल्यूशन भी मिलता है फिर भी आप नहीं फिगर आउट कर पाते हो कि कैसे हुआ है क्या हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कहाँ किसे रेफर करते थे, किससे मतलब क्वेरीज कौन क्लियर करता था फिर आपकी? मैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो टॉपिक्स में कंफ्यूजन आती तो यूट्यूब से क्लियर करता था, जो भी फ्री लेक्चर्स होते थे। अदरवाइज लाइक एज अरिथमेटिक में कुछ डाउट आए तो प्रीवियस बुक्स पढ़ी होती थी घर पे, अरिथमेटिक की, या एनसीईआरटी पढ़ी होती थी क्लास 9 10 11 तो वहां से क्लियर करता था मैं। अदरवाइज यूट्यूब पे मोर देन इनफ वीडियोस पड़ी होती है मैम टॉपिक वाइज, तो वहां से मैक्सिमम ऑफ द कंसेप्ट क्लियर हो जाता ओके। ये आपका कौन सा प्रीलिम्स था? आपने कौन कितने एग्जाम दिए, कितने फेलियर्स, या सारे ही आपके प्रीलिम्स क्लियर हुए आईबीपीएस पीओ से पहले? है। मैम जुलाई में स्टार्ट किया प्रिपरेशन, उसके बाद आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क ये भरे थे तो ये नहीं निकला। फिर उसके बाद एसबीआई का भरा था, तो एसबीआई प्रीलिम्स क्लियर हुआ फर्स्ट प्रीलिम्स में। और उसके बाद ये आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क लास्ट पूरा कंप्लीटली क्लियर हुई। ओके। एसबीआई को आपका मेंस कैसा रहा फिर? मैम मेंस अच्छा गया था, बट उसमें वो ऐसे राइटिंग फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, तो उसकी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से उसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाया मैम, ऐसे तो आउट हो गया। ओके। उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ आपका, राइट? मतलब हाँ सेकंड मेंस जस्ट। आपका आईबीपीएस पीओ था? हाँ यस मैम। तो एक मेंस में एक और सब्जेक्ट है जीए। जीए की प्रिपरेशन आपने कैसे करी, क्योंकि जीए अब विद टाइम आपका टफ होते जा रहा है, तो उसके लिए आपने क्या किया? मैम जीए के लिए फर्स्टली तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता था वो मैं, डेली का।
तो लिटिल बिट उसमें एडिटोरियल पढ़ने से इंग्लिश पे थोड़ी थोड़ी कमांड आती जाती है, प्लस जीए भी कवर होता जाता है। आप प्रीवियसली अगर 2 और 3 मंथ से न्यूज़पेपर कंटिन्यूस कवर कर रहे हो तो जीए कवर होता जाता है, बट एट द लास्ट जब आप फाइनलाइज कंक्लूड करते हो प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद और मेंस के एग्जाम के बीच, तो उसमें मैंने 2 सोर्सेज रिफर किए थे, जिसमें प्रैक्टिस मॉक का वीकली आता है मैम पीडीएफ, हम्म। और एक ऑली बोर्ड का बोल्ट आता है। तो वो दोनों शॉर्ट एंड क्रिस्प रिसोर्सेज थे, उसको उस पर रिलाई किया मैम, उसमें बार बार रिवाइज किया उसको। ओके, तो ये सोर्सेज फिर हेल्पफुल रहे आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में? हाँ यस ओके, इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया आशीष? मैम। इंटरव्यू के लिए नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ मॉक टेस्ट करना, और करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हैं उस समय के, उससे अपडेट रहना, और नॉर्मली खुद को मिरर के सामने रख के प्रैक्टिस करना, ये चीजें अप्लाई किया था मैंने। ओके, इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए कि इंटरव्यू कैसा रहा, कैसा गया आपका? मैम इंटरव्यू दे के आने के बाद तो ऐसा लगा था कि बिलो एवरेज या एवरेज की कैटेगरी में फॉल करूंगा। जब इनिशियल जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी मैम, वही खराब हो गई थी। तो ओके, उसमें ऐसा क्या हुआ था? मैम जब ये एंट्री करना होता है तो प्रीवियस कैंडिडेट जैसे ही बाहर आया, तो मैं एंट्री करने के बाद वो डोर का हैंडल लॉक लॉक हो गया वो, तो ओके। ओपन नहीं हो रहा था। तो अंदर शायद वो आईबीपीएस क्या है, या सीनियर मेंबर कोई बैठे थे, तो वो सीनियर मेंबर सेल्फ से उठ के आके दरवाजा खोले मेरे लिए। तो थोड़ा ओके। सा ऐसा मोमेंट हो गया कि कंफ्यूज हो गया मैं कि क्या बोलना है अभी। तो मेंबर जब सामने उठ के आपके सामने आ जाते चेयर से उठ के, तो कंफ्यूजन हो जाती। तो उसमें थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ गई मैम। तो वहां पे ओके। जाके बैठने के बाद, लेकिन वो मेंबर्स काफी मीन्स में आपको कंफर्टेबल हाँ। फील कराते स्टार्टिंग में, इनफ कंफर्टेबल फील कराते कि आप उसके बाद आंसर दे सके कामली। ओके, इंटरव्यू कहाँ पे था आपका? मैम इंटरव्यू जेबीआर होटल लखनऊ में था। लखनऊ में था, ओके। हाँ यस मैम। हाँ, इंटरव्यू पैनल आपको काफ़ी फ्रेंडली वहाँ पे एनवायरनमेंट रहता है, काफ़ी कंफर्टेबल फील कराते हैं। मेरा इंटरव्यू भी वहीं था 2021 का, तो पैनल वाज रियली वेरी गुड। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे, कैसा क्या रहा? मैम अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स का इंटरव्यू था, जिसमें मैक्सिमम 6 to 7 मिनट्स उन्होंने ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे, और लास्ट के 3 to 4 मिनट्स उन्होंने 5 to 6 क्वेश्चंस बैंकिंग के पूछे थे। वो नॉर्मल क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं, हार्ड नहीं, करंट इश्यू से भी रिलेटेड, लाइक एज में उसमें ओम्बड्समैन स्कीम में चेंज हुआ था, तो उस समय उन्होंने वो सवाल पूछा था मुझसे, और चेक ड्राफ्ट ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। बाकी जो 6 मिनट्स में बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, ओवरऑल मतलब आपका ऐसे तो इंटरव्यू सही रहा था, आपने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स दिए हैं फिर। हाँ मैम, लिटिल बिट कंफ्यूज था उस समय, 2 3 आंसर मैंने रॉन्ग भी दिए थे। हम्म। तो लेकिन उसके बाद फिर भी नॉर्मलाइज होके मार्क्स अच्छे आए थे मैम। आई थिंक उस समय जो कॉन्फिडेंस या वो चीजें थी, वो उसका काउंट किया उन्होंने। हाँ, वैसे भी जितनी भी टेक्निकल और वो एनालिटिकल चीज़ें उन्हें पूछनी होती है, वो सब मेंस में कवर हो जाता है। वहाँ पे वो पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन ही रहता है बेसिकली आपका इंटरव्यू। ओके, तो फिर हाँ यस आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा ओवरऑल इंटरव्यू। फाइनली आप सेलेक्टेड हो गए, तो फिर अच्छा ही रहा यस आपका मैम। एग्ज़ाम। तो टोटल आपने 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ। तो अब आगे क्या यस मैम। प्लान्स हैं? अभी करंटली तो यू आर वर्किंग इन यूनियन बैंक, सो आर यू स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम और व्हाट? मैम राइट नाउ अभी स्टार्टिंग किया है इसका, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। कभी ये ट्रेनिंग पीरियड में और ढेर सारा वर्क कंप्लीट करने को देते हैं मैम, सीखने को और वो सारी चीजें, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता अभी, बट इन फ्यूचर मैं सोचूंगा इसके बारे में। Okay, okay, Ashish. Any advice you want to give to students कि कैसे प्रिपेयर करें, या क्या आपका एक बेसिक वो था, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? आप जुलाई से दे ही रहे थे एग्जाम्स, आपके बहुत सारे फेलियर भी आए, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, फाइनली एसबीआई हुआ। तो क्या उस यस टाइम मैम। पीरियड में सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है कि हाँ अगला प्रीलिम्स निकलेगा ही, आप प्रिपेयर करते रहते हो? मैम जो मेजर
मोटिवेशन का सोर्स था वो मेरे लिए मेरा फेल्योर ही था। जब भी किसी एक एग्जाम का रिजल्ट आता और स्कोर कार्ड पे वो लिखा रहता ना, थैंक यू फॉर अपीयरिंग, यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर दिस एग्जाम, तो वो हम्म। बिगेस्ट मोटिवेशन रहता मेरे लिए। मैं उसको सामने रख के और सेव करके प्रिंट आउट निकाल के सामने लगा के फिर पढ़ता था। तो ओके। ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपका फेल्योर खुद का रहता है। सेकेंड थिंग मैम, जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस देखे मैंने, उसके बाद भी काफी लोगों के क्वेरीज आती थी मेरे पास कि हम कैसे प्रिपेयर करें सिलेक्शन के बाद। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस देखता था मैं, पहले लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करने के बाद, जिसमें कि वो 6 से 7 महीने लगाते हैं या 8 महीने लगाने के बाद, फिर वो मॉक टेस्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो एज फाइनल उनको रिजल्ट वही मिलता है जो लास्ट के उन्होंने 2-3 महीने मॉक टेस्ट दिए रहते हैं, वो उसी का रिजल्ट रहता है, इधर उनका सिलेक्शन होता है नहीं होता। पिछले 6 मंथ का वो कोई रिजल्ट नहीं आता मैम जो स्टडी में देते हो। तो एक ही वो सजेशन रहेगा कि जब स्टडी स्टार्ट करो आप अपनी, तो उसके साथ साथ आइदर आप फर्स्ट डे स्टार्ट करो, फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो, उसके साथ ही आप एक मॉक टेस्ट भी डेली का शेड्यूल करो, तो जिससे कि ओके। आपकी इवेल्युएशन होती रहती है, वो जो आप पढ़ते हो अप्लाई करते हो, तो आपका प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों चीज कवर होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उससे। वही विद टाइम आपको रियलिटी चेक मिलता रहता है अपने स्कोर्स के साथ कि ये टॉपिक कवर हुआ है और मॉक में फिर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके। वो प्रीलिम्स तो थियोरेट थियोरेटिकल कवर करने के की वजह से मैम, अचानक से जब आप 3 to 4 मंथ आप उसमें दे देते हो, उसके बाद आप जंप करते हो मॉक टेस्ट पे, तो पहला ही क्वेश्चन फेस करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं या निकलता ही नहीं, क्योंकि वो चीजें थियोरेटिकल अलग थी और मॉक टेस्ट में या पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग होते Okay, Ashish, one more thing. Like prelims is all about speed. आप prelims में अगर आप नॉर्मल शॉर्टकट्स भी अगर आपको पता है, रीजनिंग में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने मिसलेनियस कर लिया जल्दी जल्दी, एक दो पजल्स कर ली तो हो हैं गया। इसमें। बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। लेकिन मेंस के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि सिंस मेंस में आपको प्रॉपर टाइम मिलता है और आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफी हाई रहती है, लेवल काफी हाई रहता है प्रीलिम्स से। तो उसके लिए यस स्टूडेंट्स क्या करें अलग से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और मेंस के लिए अलग से करते हैं फिर। वैसे तो वी वुड सजेस्ट कि आप एक साथ ही प्रिपेयर करो, कि उसी का हायर हाँ लेवल होता यस है। मैम। तो मेंस के लिए वो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेंस के लिए मैम, जो इनिशियल स्टार्टिंग डेज होते हैं उसमें आपको मेंस से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप मेंस से स्टार्ट करते हो तो हाई लेवल की पजल्स और हाई लेवल की डीआई और अरिथमेटिक, ये मेजर पोर्शन, और जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं वो भी लेंदी और हेक्टिक होते हैं, तो उससे आप स्टार्ट करते हो। तो जब मेंस से आप फाइनली प्रीलिम्स शिफ्ट करते हो 15 या 20 दिन बाद, मेन प्रीलिम्स एग्जाम के डेट के पहले, तो आपको लिटिल बिट इजी लगता है। और जब आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हो, प्रीलिम्स से मेंस के बीच जो समय बचता है, तो उस समय आप 3 to 4 मंथ की जीके आपको प्रिपेयर करनी रहती है, ओवरबर्डन हो जाता है मैम। तो अगर आपका बेस मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का प्रीवियसली थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहेगा, तो आप जीके को मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे सकते हो, तो रिवीजन में भी टाइम दे सकते हो, तो वो इजी हो जाता है लिटिल बिट प्रोसेस। अदरवाइज आप अगर सोचोगे कि प्रीलिम्स के बाद ही मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो 4 सब्जेक्ट्स आपसे हैंडल नहीं हो पाते हैं। वो 4 सब्जेक्ट्स के सारे सबके लेवल अबव देन प्रीलिम्स हो जाते हैं, तो अचानक से वो हैंडल नहीं हो पाता है। इसलिए प्रीलिम्स के पहले आप 10 to 10 डेज आप रखो कि 10 डेज पहले आप सिर्फ ओनली प्रीलिम्स के टेस्ट दोगे, बट उसके पहले आप मेंस लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व करो डेली। ओके, तो बेसिकली आप फर्स्ट अपने सारे जो बेसिक्स हैं वो स्क्रैच से अगर आप स्टार्ट करो, या आपको पहले से कुछ क्लियर है तो वो क्लियर करो, उसके बाद मॉक्स दो और उसके बाद आप मेंस के मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। Okay, हाँ Ashish, यस मैम। thank you so much. You want to say anything else? मैम, मेंस में जब आप एग्जाम अपीयर होते हो, तो उसमें एक लिटिल बिट अट्रैक्शन होती है बच्चों को कि कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स में आई थिंक, रीजनिंग में समटाइम्स इक्वल हो जाते हैं, पर मैथमेटिक्स में सम 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, सम 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चे क्या फोकस करते हैं, या मैं खुद भी करता था कि फर्स्ट 2 मार्क्स के अटेम्प्ट करो, हम्म। ताकि कम क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स मिल सके, और 1 मार्क्स की स्किप स्किप करता था। बट ये मीन्स मिस्टेक थी मैम। इस आप
रेदर देन मार्क्स के अलावा आप अगर 1 नंबर क्वेश्चंस को लार्ज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में करते हो तो भी आपके इक्वल नंबर ही आते हैं, और 1 नंबर के क्वेश्चंस लिटिल बिट इजी होते हैं, आसानी से भी निकल जाते हैं। तो मार्किंग की स्कीम पे नहीं जाना है मैम, पहला ध्यान हमारा मार्किंग पे जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सॉल्व करो, अदरवाइज स्किप करो। तो मार्किंग वाली अट्रैक्शन पे नहीं जाना है, आप क्वेश्चन की सिलेक्शन अपने बेस पे करो, आता है तो करो, नहीं तो स्किप करो, आता है तो करो, नहीं तो स्किप करो, मार्किंग से कोई वो नहीं रहना चाहिए रिलेशन। ओके, तो वही है, यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन आपका अगर अच्छा होता है तो आप वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। अगर 1 मार्कर आप कर लोगे, 5 भी अगर क्वेश्चन करते हो तो आप 5 मार्क्स कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी 2 मार्कर में स्टक हो गए तो फिर आपके वो मार्क्स भी गए। ओके, हाँ ये और एक अच्छी एडवाइस है। हम्म। हाँ मैम, रीजनिंग में लाइक एज मैं इनपुट आउटपुट से फेमिलियर नहीं था उतना, बट इनपुट आउटपुट के ये पता था फिक्स कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आना ही आना है, और वो इजी लेवल भी आता है लगभग हर एग्जाम में। तो बट उसके बाद भी मैंने उसको स्किप किया, और एग्जाम में भी मैं वो नहीं कर पाया इजी होने के बाद भी। तो ये जरूर से दिमाग में फोकस रखना है कि जो क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आने ही आने हैं या आपको एश्योरिटी है, तो उस पे आप ज्यादा कमांड करो रेदर देन नया क्वेश्चन ट्राई करने की बजाय, ताकि वो जितने आने हैं फिक्स हैं वो तो जरूर से सॉल्व हो जाए। ओके, कि आपको कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है इफ यू नो कि ये तो आता ही है हर साल, तो वो हाँ आप यस उसकी मैम। प्रैक्टिस करके ही जाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ, जो टॉपिक हम छोड़ देते हैं वो बहुत इजी भी आ जाता है वो क्वेश्चन, कि आप चाहे हाँ बाद में यस मैम। अगर देखो, तभी समझो उस टॉपिक को तो आप तभी भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कुछ स्किप करके नहीं जाना है, हाँ आपका बेस्ट नहीं होगा वो, लेकिन एटलीस्ट आप फेमिलियर होंगे उस पार्ट से। लाइक एज मैम, प्रीलिम्स में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, तो प्रोबेबिलिटी से इनिशियल में मुझे भी डर लगता था, नहीं क्वेश्चन टच नहीं हम्म। करता था, बट लास्ट एट द लास्ट टेस्ट सीरीज सॉल्व करते करते ये समझ में आया, जो 1 लाइनर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते थे, 1 और 2 लाइनर्स, वो बहुत ही इजी होते थे मैम। तो उनका बस सॉल्व करने का मेथड मैं जान लिया, पूरे टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं थी, मुझे स्टडी करने की जरूरत नहीं थी, वो मेथड सॉल्व करने का 1 लाइनर 2 लाइनर प्रोबेबिलिटी का जान लिया, तो वो मेरे प्रीलिम्स के एग्जाम में भी निकल गया वो क्वेश्चन, तो टॉपिक ओके, में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वही है, आप अगर जितने टेस्ट देते हैं उससे आप डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो उसमें ही बहुत बार आपका जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो कवर हो जाता है। जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसको आप एनालाइज करो, जितना टेस्ट देने में टाइम लगाते हो उसका डबल टाइम एनालाइज करने में लगाओ, और जो क्वेश्चन आपके सही हुए वो भी एनालाइज करो, जो रॉन्ग हुए वो भी एनालाइज करो, और जो नहीं अटेम्प्ट किए वो भी एनालाइज करो। आप किसी टॉपिक से अगर आपको डर लगता है या कुछ डाउट आता है, या आप स्किप करना चाहते हो, तो उस टॉपिक को कम्प्लीटली स्किप ना करो, एटलीस्ट जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनका सॉल्यूशन जरूर देख लो कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप पूरी टॉपिक को स्किप कर दिए, बट मॉक टेस्ट में आपने वो क्वेश्चन देख रखा है और उसका सोल्यूशन भी देख रखा है, और वो आपका एग्जाम में निकल जाता है, और जो टॉपिक आपने डेप्थ में पढ़ रखी है उसके क्वेश्चन आपसे नहीं निकल पाते, तो ये रिवर्स हो जाता है कभी कभी, इसलिए फायदा मिलता है मैम टेस्ट एनालिसिस में। ओके, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं या एक मॉक जो आपने लगाया है उसके क्वेश्चंस चेक करके जाओ। मे बी कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉल कर जाए आपके एग्जाम में। हाँ, मैम जो क्वेश्चन सही होते हैं आपके टेस्ट सीरीज में आप उनको जरूर एनालाइज करो, बिकॉज वो आपका हम्म। कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस में एश्योरिटी हो जाती है, हाँ मैंने ये जो क्वेश्चन में मेथड्स लगाए हैं या जैसे भी सॉल्व किया वो एग्जैक्ट है, तो ये एग्जाम में भी आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है, तो आप उसको रीचेक करने नहीं जाते हो, अदरवाइज रीचेक करने में आपका टाइम लॉस होता है एग्जाम। हाँ, कि आपने शॉर्टेस्ट अप्रोच था आपका या नहीं था वाइल सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, और नहीं था तो शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या है कि नेक्स्ट टाइम आप वो अप्लाई कर हाँ सको। ओके। हाँ। तो मेंस की इंग्लिश के लिए मैम एक हम्म। सजेशन है ये कि जो मेंस के पैराग्राफ आते हैं, वो पैराग्राफ से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, 8 to 10 आते हैं अगर क्वेश्चन, तो उसमें से 4 या 5 मैक्सिमम कंफ्यूजिंग रहते हैं, जिसमें कि ऑल द ऑप्शंस को स्टेटमेंट में हम्म। कन्वर्ट कर देता है, उसमें हम्म। से सही या गलत पूछने में कहता है, तो मेरी ये एडवाइस रही, या मैंने जो किया वो बताना चाहूंगा कि मैं उसको स्किप कर देता था कम्प्लीटली, तो रेदर देन वो 3 या 4 क्वेश्चंस
रेस्ट जो 5 ऐसे मिसेलेनियस रहते थे वो सॉल्व करके उसके बाद डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता था, जो एक एक नंबर या दो दो नंबर के सिंगल क्वेश्चंस होते थे। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर वापस आपके पास अगर टाइम बचता है तो पैराग्राफ पे आ जाओ आप। अदरवाइज मैम इनिशियल में ही अगर पैराग्राफ आता है तो लोग उस पर स्टक कर जाते हैं। और वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस में दी गई ये चीज वो पैराग्राफ में है, बस मुझे ढूंढना है। बट वो ढूंढने में इतना टाइम चला जाता है कि आप सिंगल इजी क्वेश्चंस आपसे छूट जाते हैं तो टाइम खत्म। ओके। तो वही है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं विद क्वेश्चन सिलेक्शन। आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है इसमें, और आप कहाँ पे वीक हैं या कहाँ पे आप फंस सकते हैं। ओके आशीष। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।